हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मेरी नज़र में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं एक लोगों के ऐसे स्वभाव के बारे में बात करूंगा जो स्वभाव की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने उस रूप में नहीं आ पाई जिस रूप में आनी चाहिए, या बिना वजह लोग उनसे परेशान रहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरी नज़र में। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग संकुचित मानसिकता के हैं, जिनको कुछ खामियों को नहीं समझना है, जिनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ ऐसा समाज का भी एक आईना है, या कबूलनामा नहीं है कि हम में भी ये दोष हो सकता है वो इस करेक्टर के वो उनका करेक्टर भी ऐसा ही हो। तो अभी आप इस वीडियो को स्किप कर जाओ, मत देखो, डिसलाइक कर दो, थंबनेल पढ़ के डिसलाइक कर दो, मत चलाओ, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये वीडियो जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, या तकरीबन जिन पॉइंट्स पे मैं आजकल बात कर रहा हूँ, वो समझदार लोगों के लिए है। उसके लिए एक इंटेलेक्ट समझ चाहिए। तो जिनमें है वो समझ जाएंगे, जिनमें नहीं है वो बिना मतलब के ऊट पटांग क्वेश्चन पूछते हैं, कोई तुक नहीं होता उनका, कोई सिर पैर नहीं होता। जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा कि यार आपने वो चाय पर चर्चा, मैंने साइकोलॉजी की बात करी, कल या परसों का वीडियो है कि भी एवरीथिंग इज साइकोलॉजी, सब कुछ साइकोलॉजी है जीवन में। मतलब हमारा जो शरीर है वो फिजिकली तो शरीर है, पर जो चलता कैसे, हमारी मानसिकता से ही तो चलता है। तो किसी ने बोला अच्छा भाई साहब ये काले धागे की क्या मानसिकता है, जबकि 10 बार मैं वीडियो में इसकी पूरी कहानी बता चुका हूँ, इसकी मानसिकता बता चुका हूँ। और पर अगर आप एक वीडियो से जज करने वाले लोग हो, किसी को एक वीडियो से जज करना चाहते हो, तो वो आपकी अपनी वो है। तो क्या बोले आप इस पर। और ये देख लो काले धागे का सबसे बड़ा फायदा, ये रहा माइक, ये रहा काला धागा, ये इस पे लगाया, अब ठीक है। और बाकी ये कैसे काला धागा आया वो मैंने कई बार लाइव में भी बताया, कई बार कई वीडियो में भी बताया, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी कि यार वो आदमी बड़ा गप्पौड़ी है, गप मारता है। गप मारना, एक्चुअली में गप मारने का एक मतलब होता है बातचीत करना, पर गप मारना अब जो समझा जाता है, वो गप मारने का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, हवाबाजी करना, बातों को बड़ा चढ़ा करके बताना, काल्पनिक बातें करना, झूठ बोलना। ठीक है। तो इसको बोलते हैं गप मारना, गप पौड़ी, गप मार रहा है मतलब बिना मतलब फेंक रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है, हवाबाजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसे करेक्टर होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हो। और ऐसा नहीं कि जो गपोड़ी है वो पूरा एक ही कैटेगरी के गपोड़ी है तो है, और नहीं है तो नहीं है। कुछ लोग कम गपोड़ी होते हैं, कुछ लोग जरूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी गप मारते हैं, कुछ लोग ऑलवेज मतलब हमेशा एक गपोड़ी होते हैं, उन्होंने हर बात में बिना वजह बिना किसी कारण भी गप मारनी है, बातों को बड़ा चढ़ा के बताना है। कुछ लोग इंटेंशनली गपोड़ी होते हैं, उन्हें वो उनकी उस समय की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको ये बातों पे बड़ा चढ़ा के बताना पड़ता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि गपोड़ी है या नहीं है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बहुत सारा बीच का ग्रे एरिया भी है। तो इसको आप अगर समझ पाओ तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो इस कैटेगरीज में आते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि सबको मैं गलत मानता हूँ या नेगेटिव मानता हूँ, मुझे मालूम पड़ता है कहाँ पर उसने ये झूठ या ये बड़ी बात या ये गप्पोड़ी बना क्यों गप मारी, या कई बार वो उसका करेक्टर ही है बिना वजह गप मारना। तो इससे आपको भी एक फाइन क्वालिटी मिल सकती है लोगों को जज करने में या उनके बारे में राय बनाने में। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि गप मारने का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई गप मारने का मतलब होता है झूठ बोलना, बातों को बड़ा चढ़ा के बताना, हवाबाजी करना, हर चीज को, जरूरी नहीं अपने बारे में, अपने बारे में भी हो सकता है, और किसी और के बारे में भी हो सकता है, किसी कहानी के बारे में, किसी मूवी के बारे में, किसी दूसरे कैरेक्टर के बारे में, अपने नेता के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में, हर किसी चीज के बारे में वो आदमी बड़ा चढ़ा के बताएगा। और कई जगह पे वो बिना वजह भी और वजह के साथ भी बता सकता है कि एक जगह तो कारण है उसका कि उसने उसको क्यों गप मारनी है, और एक जगह वो बिना कारण उसके उसका करेक्टर है गप मारना। तो गप मारने का मतलब तो क्लियर हो गया कि क्या क्या बोला जाता है। अब आती है बात कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। तो दोस्तों, एक तो होता है स्वभाव। स्वभाव होता है कि मतलब व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, उसका परिवेश, उसका माहौल जहां वो पैदा हुआ। क्योंकि ये जो चीज है ना, झूठ बोलना, बातों को बड़ा चढ़ा के बताना, ये जन्मजात नहीं होता है। जन्मजात ये जिस कैटेगरी के अंदर आता है, बाई बर्थ आता है, तो वो बहुत माइनर होता है। उससे कोई ऐसा नहीं होगा कि ये बच्चा पैदा होगा तो झूठ ही बोलेगा या ये गप्पोड़ी होगा, नहीं। ये डिपेंड करता है उसके परिस्थिति में, उसकी परवरिश में, उसका माहौल कैसा है, उसके उसके किस माहौल में उसका जन्म हुआ, मतलब किस माहौल में वो पला बड़ा,
किन लोगों के बीच में रहा, वो टीचर्स टाइप के लोगों में रहा, वो दूरदर्शिता वाले लोगों में रहा, वो नेता टाइप के लोगों में रहा, वो बड़बोले टाइप के अमीर गरीब हवाबाज झूठे बेईमान क्रिमिनल्स के बीच में रहा। तो क्रिमिनल्स के बीच में रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमेशा क्रिमिनल ही बनेगा, उसमें से कुछ लोगों की परिस्थितियां मतलब ऐसी परसेंटेज होती कि जो क्रिमिनल्स के बीच में रहते हुए भी क्रिमिनल ना बने, पर उनको क्राइम से डर नहीं लगेगा, मतलब फिर उनको वो खून खराबा गुंडागर्दी देख के उनको अजीब नहीं लगेगा। ये एक फर्क पड़ता है माहौल का। तो लोग गप क्यों मारते हैं? एक तो सबसे बड़ा कारण होता है, एक व्यक्ति गप इसलिए मारता है क्योंकि उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि जहां पर हर कोई आदमी अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। ठीक है, एक तो ये कारण होगा, बड़ा सिंपल कारण है। एक होता है कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर काबिलियत की कमी है, वो अपने आप को उसको उसको अनसिक्योरिटी है, उसको असुरक्षा का भाव है, तो वो अपने आप को मजबूती से दिखाने के लिए, अपने आप को काबिल दिखाने के लिए, वो अपनी हर बात को साबित करने के लिए वो उसमें कुछ एड ऑन करता है, काल्पनिक एड ऑन करता है, बड़ी बड़ी बातें बताता है, झूठ बोलता है। अगर आप उसका झूठ पकड़ लो तो वो बोलेगा नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप उस झूठ को भी पकड़ लो कि नहीं है तो हो ही नहीं सकता, तो वो आपसे लड़ पड़ेगा, भिड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, दोस्ती तोड़ देगा, क्योंकि आपने उसका वो जो रस था, उसका जो एक चैन था, मन का सुकून था कि भी मैं अपने ऐसे अपने आप को टैलेंटेड दिखा रहा हूँ, आपने वो छीन लिया। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत हुआ है कि मैंने जब जब लोगों को करेक्ट किया तो वो एकदम बौखला जाते थे, एकदम आपे से बाहर हो जाते थे, क्योंकि उनका वही तो एक आवरण था। आज तक वो अपने बीवी बच्चों को वो झूठी जनरल नॉलेज है जो उनको कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन है और वो गलत इन्फॉर्मेशन को सही बता करके लोगों के आगे डिंगे हाँक रहे थे, और आप जाके आप उनको उनके सबके बीच में करेक्ट करोगे तो वो तो आपे से बाहर हो ही जाएंगे। आप सबूत भी सामने रख दोगे तो वो बोलेगा कि अरे नहीं नहीं ये ठीक है, ये पागल है, ऐसा है, कुछ भी बोल देगा। या कई बार आप उनको करेक्ट करना चाहोगे तो वो कहेंगे नहीं हमें नहीं करेक्ट होना, क्योंकि अभी तक हमारी पहचान ही इस चीज की बन गई है, हमने यही चीज बोली। जैसे कोई आदमी अपने आप को वीगन दिखाता है, शाकाहारी दिखाता है, ये कहता है कि भाई इससे मैं जीवों की हानि नहीं, मेरे को जीवों को हानि नहीं पहुंचानी। अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई मेरे को मांस का टेस्ट डेवलप नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं किसी के मांस को चबाऊं या खाऊं, तो मुझे नहीं खाना, या मेरी सेहत को नुकसान होता है उससे, या मेरी वो तब तक तो ठीक है। अगर वो कहता है मेरी वजह से जानवरों की हानि होती, मैं किसी जानवर का कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हम जानते हैं कि अब ये आदमी को या तो नॉलेज की कमी है या ये पाखंड कर रहा है। क्योंकि जब आप खेती करते हो तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ कटते हैं, तो ऐसे ये टॉपिक अलग हो जाएगा, पर ऐसे ये चलता है। तो गप इसलिए मारी जाती है। दूसरा, गप मारना आज की परंपरा नहीं है। आपने देखा है जो भक्त टाइप लोग होते हैं, मतलब जो दीवाने होते हैं, जो किसी के फॉलोअर बन जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ फैन बनो, फॉलोअर मत बनो। तो जब वो फॉलोअर बन गए, भक्त बन गए, अंधविश्वासी हो गए, मतलब अब सब कुछ ही बॉस इज ऑलवेज राइट, जैसे बोला जाता है ना कि एक कहावत है इंग्लिश में कि बॉस इज ऑलवेज राइट, कि अगर आपको नौकरी करनी है तो हमारी कंपनी का रूल है जी बॉस इज ऑलवेज राइट, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो वो आता है। तो कुछ लोग तो प्रेशर में बॉस के फॉलोअर बॉस इज ऑलवेज राइट बोलते हैं, कुछ लोग चमचे चेले बन करके वो करते हैं। तो ये जो चेले होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये चेले जो होते हैं, चेले होने का गुण होता है, इसीलिए तो उनको चेले कहा जाता है। जो चेले होते हैं, चेले और शिष्य में फर्क होता है। जो चेले होते हैं, चमचे होते हैं, चेले चमचे बहुत सिमिलर है। चेले चमचे भक्त कुछ भी बोलो आप उनको, फॉलोअर, ये सब ये क्या है, जिस भी चीज को मानते हैं ना, फिर उसमें ये कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते, और ये इस हद तक मानते हैं कि फिर ये उसको बेहतर दिखाने के लिए कुछ भी झूठ गढ़ देते हैं। एक तो होता है बोलते हैं, एक होता है गढ़ देते हैं, ताकि आने वाले लोग या दूसरे लोग भी हमारी इस बात को सच माने। तो इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दूंगा जिससे बहुत सारे लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है। ये है धर्म की किताबें। जैसे मैंने बुद्ध का जो जन्म स्थान है, मैं वहाँ लुम्बिनी में गया, कुछ दिन रुका वहाँ पे, जो बौद्ध यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट्स से मिला। कबीर जी का जहाँ जन्म हुआ, वापस रास्ते में वहाँ पे उनसे मैं उनकी जन्म स्थल से गुजरा, वहाँ लोगों से बात हुई। अयोध्या में, कृष्ण जन्मभूमि में, ऐसे जगह पे, तो वहाँ पर 10 में से भले ही 10 में से भी एक ज्यादा होगा, मतलब कम होगा बहुत, 100 में से एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो धार्मिक भी है, वो कृष्ण को, राम को, वो बुद्ध को, सबको, मतलब हर एक को मानता भी है, जो भी जिनका जहां पे भी मेरे को मिल रहा है, वो 100 में एक व्यक्ति होता है। पर वो
मानते हुए रैशनल भी होते हैं। जब उनसे पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो देखो बाद में उनके जो चेले चमचे थे उन्होंने लिखा अपने गुरु को, अपने भगवान को महान दिखाने के लिए। वो चमचागिरी या चेलागिरी में इतना अंधे हो गए। तो जैसे मैं बोलता हूँ ना, हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हिस्ट्री तीन तरह की होती है। एक जो चेला लिखता है, एक जो विरोधी लिखता है, और एक जो नॉन बायस, मतलब जो जो नॉन बायस व्यक्ति होता है वो लिखता है। तो आपने कौन सी पढ़ी है और आप कौन सी पढ़ने का पसंद करते हो? अगर आप चेले हो और आपने विरोधी वाली पढ़ ली तो आप बोलोगे बकवास किताब है। अगर आप विरोधी और आपने चेले की पढ़ ली तो आपको यार क्या ये बेकार की डिंगे हाँक रखी, गप हाँक रखी है। और सेम ऐसी तो हमें एक न्यूट्रल व्यक्ति की के द्वारा लिखी गई पढ़नी, जो बहुत उसको पहचानने के लिए एक समझ चाहिए, या वो बहुत रेयर मिलती है। उसको दबा दिया जाता है ना, विरोधी भी दबा देगा, चेला भी दबा देगा, तो ऐसी पुस्तकें सामने नहीं आ पाती या फ्लॉप हो जाती है। तो इसका अब उदाहरण से इसको समझते हैं। ऐसे करेक्टर आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके घर में, रिश्तेदारी में होंगे, जो मतलब आके हर बात को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, डींगे हाँकेंगे। स्पेशली ज्यादातर ऐसे लोग अपने बारे में बात करते हैं, अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो अपनी कही हुई हर बात, चाहे वो दूसरे के बारे में भी बोली गई है, उसको भी ऐसे बोलेंगे कि जैसे दुनिया का इकलौता सच सिर्फ उन्हीं को पता है, सिर्फ उन्हीं को पता है। जैसे मैं जो भी कुछ बोलता हूँ या जो भी मुझे पता है, मैं उसमें एक राइडर, एक छोटा सा गैप जरूर रखता हूँ कि कल को हो सकता है कि कोई मुझे करेक्ट कर दे, या मेरे को मालूम पड़े आज से 2 साल बाद कि मैंने जो बात बोली थी वो गलत है। इसकी मैं गुंजाइश रखता हूँ। ये मेरे हर बात कि मैं कोई भी बात को 100% नहीं बोलता, मैं उसमें एक गुंजाइश रखता हूँ, क्योंकि ये अभी तक का सच है, ये अभी तक का मेरा सच है। हो सकता है कल को मुझे मालूम पड़े कि मैंने कहीं से गलत पढ़ लिया था या मैं गलत सोच रहा था, तो मैं इस बात को स्वीकारूंगा कि हाँ यार मैंने ये गलत पढ़ा था और मैं अब तक गलत मान रहा था, और ऐसा मैंने अपने जीवन में करता भी रहता हूँ, किया भी है। ठीक है। अब आती है बात कि उदाहरण की। तो उदाहरण के तौर पे आप ये समझो कि जैसे एक एक राज्य के एक राजा, उन राजा का एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम था सिद्धार्थ गौतम शाक्य, जो आगे जाकर के जिसने सन्यास ले लिया, अपना राजपाट घर बार छोड़ दिया, और वो सिद्धार्थ गौतम शाक्य आगे ज्ञान की तलाश में इधर उधर जंगलों में भटके। 7-8 साल बाद उनको ज्ञान मिल गया और वो उनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध मतलब बुद्धिजीवी बुद्ध बोला गया। उन्हीं से आगे जाके फिर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, चल पड़ा वहां से। तो ये बड़ी एक सिंपल बात है, और ऐसा ही हुआ। अब क्या होता है कि जो बुद्ध ने कहा था मेरी कभी मूर्ति मत बनाना, तो मूर्ति बनवा दी गई। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध ने कभी कोई कंटेंट लिखा नहीं, वो लिखने में विश्वास नहीं करते कि लिखने में छेड़ाखानी हो जाएगी, पर देख लो बुद्ध के ऊपर कितना कंटेंट मौजूद है रिटर्न में। तो हुआ क्या कि जिन जिन लोगों के चेलों ने चेले की हद पार करी, वो तो बन गए भगवान। कैसे? जैसे बुद्ध के लिए कहा जाता है कि बुद्ध की जन्म के 1 महीने बाद ही उनकी जो माता जी थी माया देवी, जिनका माया देवी मंदिर भी है लुम्बिनी में, वहां पे उनकी मौत हो गई थी। फिर उनकी मौसी से ही राजा ने शादी कर ली और मौसी ने ही माँ बनकर उनको पाला। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध पैदा होते ही 7 कदम चले थे। बुद्ध जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो वो उनके पीछे एक रोशनी का एक ऐसा सर्कल था कि मतलब कोई तेजस, मतलब एक रोशनी और ये सब। अब इस तरह की चीजें ऐड कर दी गई। ठीक है। तो वो बुद्ध को ये कब हुआ? ये बुद्ध के मरने के बाद की जीवनियों में मिलेगा आपको। ऐसे ही साईं बाबा के बारे में आप पढ़ो जी, बिल्कुल सही, शुरू की उनकी जीवनियों में उनकी मृत्यु और वो कैसे क्या क्या सब चीजें मौजूद थी। बाद में उनकी मृत्यु को के पार्ट को हटा करके अब जो जीवनियां मौजूद है उसमें कहते हैं कि वो दशहरे वाले दिन कहीं चले गए थे, लुप्त हो गए थे, उनका मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि मानना जाता है कि भगवान की मौत कैसे हो सकती है ना। ऐसे ही जिन लोगों के हमें ये मालूम है कि इन लोगों के पिताजी भी थे, जैसे राम जी के पिताजी थे, जैसे कृष्ण जी के पिताजी थे, इन लोगों का जन्म हुआ। तो अब इनका जब जन्म हुआ तो मतलब इनके पिताजी थे। अब इनको हम अगर भगवान मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं, तो हम ये क्या कहें कि भगवान के पिताजी, तो भगवान के पिताजी तो और बड़े भगवान हो गए, तो हमें उनको मानना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि इनको ये दिखाने के लिए कि भी ये ही सच में भगवान है, कुछ विशेष घटनाएं, कि मतलब ये नॉर्मल तरीके से नहीं पैदा हुए। फिर ये कहा जाता है कि जी राम जी का, जैसे वो दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहे थे, तो वो ऋषि जी आए, हवन यज्ञ हुआ, हवन यज्ञ के बाद प्रसाद दिया गया, फिर वो प्रसाद खाया गया और वो प्रसाद खाने के बाद पुत्रों का जन्म हुआ। ठीक है। ऐसे ही कृष्ण जी के लिए कहा जाता है कि भी वो जेल के अंदर पैदा हुए और उनको जब सुबह उठा करके ऐसे टोकरी में डाल के वो रात के अंधेरे में ताले टूट गए, सारे के सारे सिपाही बेहोश हो गए, और फिर वासुदेव ने उनको सिर पे टोकरी रख के
यमुना नदी पार कराई, तो जब पार कराने का टाइम आया तो यमुना नदी में बहुत तेज तूफान आया हुआ था, पर वो यमुना नदी की लहरों ने उनका पैर छुआ और पैर छू करके वो नदी शांत हो गई। और बारिश बहुत हो रही थी, तो वो जो शेषनाग या 7 फन वाले उन्होंने छतरी बन के किया। ऐसी चीजों को जोड़ा गया ताकि ये मालूम पड़े कि ठीक है ये नॉर्मली जन्म हुआ है, पर ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये तो चलो आप कहोगे, हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को ना माने और विरोध करें, है ना। आप पर ये चीजें सुकरात के साथ नहीं हुई। और आपको पता है सुकरात का काल और बुद्ध का काल एक ही था। 2500 साल पहले सुकरात थे, बुद्ध 2500 साल पहले लगभग लाउत्से थे, 2500 साल पहले ही बुद्ध हुए। पर बुद्ध भगवान बन गए, अवतार बन गए, और वो सुकरात नॉर्मल सुकरात रह गया। सिकंदर भी सुकरात के चेला था, वो भी सिकंदर महान। और उस समय लाउत्से भी चाइना में हुए, तो वो सब भगवान नहीं बने, क्योंकि जिनके चेलों ने हदें नहीं पार करी, जो चेले रैशनल रहे तो वो तो वहां तक टिके रहे। जिनके चेलों ने हद पार कर दी उनकी मौत के बाद, और उनको धर्म अध्यात्म, उन्होंने नए धर्म शुरू कर दिए या उन्होंने उनको भगवान बना दिया। ठीक है, अब इसके लिए लेटेस्ट एक उदाहरण लेते हैं। ओशो, आचार्य रजनीश जिसे कहते हैं ओशो। ओशो के बारे में तकरीबन हर कोई जानता है। कुछ लोग उनके मुंहफट रवैये और बहुत ज्यादा तार्किक होने की वजह से बहुत सारे धार्मिक लोग या बहुत सारे लोग असहमत भी हैं और बहुत सारे लोग सहमत भी हैं। पर ओशो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया, जिसको 150-200 देशों ने वीजा देने से मना कर दिया, मतलब तो वो कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता ना। तो सबको मालूम था कि यार ये आदमी में इतना तर्क है कि ये आदमी किसी भी देश में जाएगा, वहां के लोगों को अपना दीवाना बना देगा, और वो फिर आकर के हमारे खिलाफ या हमारे धर्म के खिलाफ सवाल पूछेंगे। तो 150-200 देशों ने उनको बैन कर दिया था, वीजा वगैरह बैन कर दिया था। वो आप लोग जान लेना, उसके बारे में डिटेल में हम अभी बात। ठीक है, पर ओशो का जन्म जो था एक नॉर्मल रिच फैमिली में हुआ। जैन धर्म के बीच में उनका, जैन धर्म में उनका जन्म हुआ। और वो एक बड़े मतलब वो स्कूल भी गए, वो कॉलेज भी गए, सारी चीज ऐसे हुई। ठीक है ना। उसके बाद में उन्होंने पढ़ाया भी, उसके बाद में फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर ये सब चीजें शुरू कर दी, और फिर वो बड़ी सिंपल है। ठीक है, पर अब जब चेलों ने उनकी जीवनी लिखी तो उनकी जीवनी में क्या लिखा कि जिस दिन वो पैदा होने वाले थे उनकी माँ को बहुत दर्द हो रहा था, लेबर पेन बहुत ही ज्यादा हो रहा था, बहुत ही तूफान आया हुआ था, नर्मदा नदी बहुत ही लहरें हिचकोले खा रही थी। बस उनका घर नर्मदा नदी के किनारे है, तो बस ऐसे लग रहा था बाढ़ का पानी घुस जाएगा। पर तभी अचानक उनका जन्म हुआ और नर्मदा नदी का पानी उनके चौखट को छू करके वापस लौट गया, और फिर सब शांत हो गया। इस तरह की कहानियां जो गढ़ी जाती हैं ना, ये क्या होता है, जो चेले जरूरत से ज्यादा शुद्ध चेले बन जाते हैं, हद पार कर देते, तो वो लोग फिर बिल्कुल ही, मतलब सोचो कि ये ओशो मतलब अभी हुए थे, 90s में तो उनकी डेथ हुई थी, तो सोचो कि उन तक को भी भगवान बना दिया। तो क्या होता है कि ये जो इस तरीके से ये भी तो एक गप है ना, ये गप। और जबकि जिस चीज का जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा विरोध किया, आपने मरने के बाद उस व्यक्ति को उसी चीज का शिकार बना दिया। जिस आदमी ने हमेशा तर्क को बेस बना के चले, और लोगों ने बाद में उन्हीं के चेले चमचों ने उन्हीं का तर्क खत्म करके उनको भगवान बनाने की कोशिश कर दी। हालांकि वो अपने आप को भगवान कहलवाते थे, पर वो भगवान के पीछे कहलवाने के पीछे भी तर्क था कि तुम भगवान की ये डेफिनेशन मानते हो तो मैं इस डेफिनेशन पे खड़ा उतरता हूँ, इसलिए मुझे भगवान बोलो या मैं भगवान। उनकी हैट के ऊपर डायमंड लगे होते थे। पर ये जो कहानी है कि नर्मदा नदी आई, पैर छुआ, घर का वापस हो गई, शांत हो गया, ये सब ये तो मतलब एक बिल्कुल माइथोलॉजी बना दी आपने। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। विवेकानंद जी के लिए कहते हैं कि उनके चेले उनके लिए क्या कहते हैं, मतलब कि उनके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति थी कि उनको वो किताब को ऐसे हाथ में पकड़ते थे और रखते थे, तो इतनी देर में उस किताब में किसी भी भाषा की दुनिया की किताब हो, उनको सब कुछ पता चल जाता था। तो अब ये क्यों कहा जाता है, ये गप का पार्ट है। ऐसे ही ये गप के शिकार हम लोग हो गए। और जो समाज के अंदर गपोड़ी होते हैं, मतलब जो घर परिवार में होते हैं, वो क्या करेंगे, वो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के, इसका नुकसान सबसे बड़ा मालूम क्या है, ये अपने आसपास के समझदार लोगों को इरिटेट करते हैं। उसके बाद में ये अपना जीवन बर्बाद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती। ये हमेशा अपने आप को टैलेंटेड और काबिल, और इनका जो भी रिजल्ट नहीं आया उसके लिए हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं। पर सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि इनकी वजह से इनके परिवार या इनके बच्चे भी ऐसे ही बन जाते हैं, या बहुत सारे सही कंटेंट को उन तक आने से रुक जाता है। बहुत सारे लोग हैं, और अगर आपने इनसे इनके गप का आवरण छीन लिया तो ये आपसे लड़ मरेंगे, मर जाएंगे, गाली गलौज कर देंगे, रिश्ते तोड़ देंगे, क्योंकि वही तो इनका एक बेनिफिशियल
वो था, एक कवच था, आपने वो कवच ही छीन लिया। क्योंकि देखो, समझदार ना बन सको तो समझदार दिखने की कोशिश कर लो, सिंपल सी बात है। तो ये समझदार दिखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे ही है मेरे साथ, जो मतलब ना बड़ी वैचारिक बातें करेंगे। जैसे मैं नॉर्मल बात करता हूँ, वो ये दिखाएंगे, हम, अरे आपके विचार तो हमारे जैसे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप कमेंट पढ़ना कभी, अरे आपके विचार तो हमारे जैसे हैं, या हमारे विचार तो आपके जैसे हैं। ज्यादातर जनरली वो ये यूज करते हैं, टॉनी नो, जनरली वो ये यूज करते हैं कि आपके विचार तो हमारे जैसे, अरे हम तो आपके जैसे ही, बिल्कुल आप तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हो, ऐसा बोलेंगे। फिर उसके बाद में वो ज्यादातर इन सब शब्दों को ना बड़े भारी भरकम शब्द, मतलब हिंदी साहित्य के शब्द चुन के लाएंगे, बड़ी बड़ी किताबों के रेफरेंस देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नहीं नहीं ठीक है, जीवन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग हिंदी में अपने कमेंट लिखते हैं, इनको लगता है कि हिंदी में मतलब मुंशी प्रेमचंद या हिंदी साहित्य के हम वो जन्मदाता बन जाएंगे, कि मतलब हम मुंशी प्रेमचंद की तरह हो जाएंगे। मतलब ऐसे, मतलब आपको दिख जाता है कि यार ये आदमी जो एक्चुअल में होना चाहिए उससे ज्यादा ये दिखाने की बात कर रहा है। इसने कुछ दो, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बहुत समझदार मानता था, पर पिछले 3 साल से उनके पास वही 5-7 किताबें और वही 5-7 करेक्टर के उदाहरण बचे हैं। वो वही उदाहरण देते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने पिछली बार भी मुझे यही बोला था। वो फिर घूम फिर के 6 महीने बाद बात होती है, 6 महीने बाद फिर वही उदाहरण, फिर वही किताब है। फिर मैं उनको बोलता हूँ, आप बता चुके हो मुझे, ये गपोड़ी होते हैं। एक मैंने कसिनो के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने नेशनल जियोग्राफिक में, कि वो कसिनो के क्या क्या, मैं आप लोगों को जो भी चीजें बताता हूँ, चाहे गैमलिंग की बताऊँ, मैं